एक बार फिर से मेरे चैनल पर। और यहाँ पर अब हम सीएसआईआर के कुछ और क्वेश्चंस को देखेंगे। यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो आपका नवंबर 2020 का क्वेश्चन पेपर है। और इस क्वेश्चन पेपर जो है ये आपका 21 नवंबर को कंडक्ट हुआ था। सेकंड शिफ्ट का है, लाइफ साइंस का है। यहाँ पे हम बहुत ही शॉर्ट में सेक्शन बी के कुछ क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डबल फर्टिलाइजेशन इन द प्लांट जो है वो आपका करेक्ट है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, मैं इसको कहूंगा बेसिक इन्फॉर्मेशन से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। और डबल फर्टिलाइजेशन जो कि आप प्लांट के केस में पढ़ते हैं, और जितने भी आपके फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उनका जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो आपका क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है, जो कि आपको एंजियोस्पर्म वगैरह में देखने को मिलता है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को डिटेल में मैं आपको डबल फर्टिलाइजेशन बता देता हूँ कि होता क्या है। तो बेसिकली क्या होती है डबल फर्टिलाइजेशन, क्या होता है, जो आपके पॉलन ट्यूब्स होते हैं वो इंटर करते हैं, डीजनरेटिंग सिनर्जिड एंड बर्स्ट कर जाती हैं। एक आपकी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है जिसको हम सिनर्जिड बोलते हैं। हालांकि ये तो बहुत अंदर का पार्ट हो जाएगा, तो अभी उतना जानने की आवश्यकता नहीं है, आपको मिलेगा तो आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना है कि जिससे क्या होता है कि जब वो सिनर्जिड जो होती हैं वो आपकी बर्स्ट करती हैं, तो दो मेल गैमीट रिलीज होते हैं। एक मेल गैमीट फ्यूज करता है एग के साथ, जो कि आपका जाइगोट बनाएगा, और जिस इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सिनगैमी या जनरेटिव फर्टिलाइजेशन। सिनगैमी का मतलब यही होता है कि जब आपका मेल गैमीट और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज करते हैं, मेल गैमीट आपका हैप्लॉइड होता है, फीमेल गैमीट आपका हैप्लॉइड होता है, इस प्रोसेस को हम सिनगैमी बोलेंगे, और बनेगा आपका जाइगोट, जो हमेशा क्या होता है, आपका डिप्लॉइड कंडीशन में पाया जाता है। तो ये आपका एक मेल गैमीट हो गया। यहाँ पर हमें दो मेल गैमीट मिले थे। एक मेल गैमीट की स्टोरी हमने यहाँ पढ़ ली। दूसरा मेल गैमीट क्या होता है उसके बारे में अब मैं आपको बताता हूँ कि अदर मेल गैमीट जो होता है वो फ्यूज करता है सेकेंडरी एक न्यूक्लियस स्ट्रक्चर होता है, जो कि आपका ऑलरेडी डिप्लॉइड होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फ्यूजन प्रोडक्ट ऑफ द बोथ पोलर न्यूक्लाई, जिससे आपका पेन बनता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म बन जाता है, जो कि आपका ट्रिप्लॉइड नेचर का ये नेचर होता है। द फ्यूजन इज आल्सो कॉल्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं, बिकॉज थ्री न्यूक्लियाई टेक्स पार्ट इन दिस फ्यूजन। समझ रहे हैं, इसी वजह से इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। सेकेंडरी न्यूक्लियस जो है ये आपका डिप्लॉइड है, मेल गैमीट यहां से आया, और ट्रिपल फ्यूजन की प्रोसेस हुई, जिससे क्या बन गया, प्राइमरी एंडोस्पर्म बन गया, जो कि आपका ट्रिप्लॉइड इन द नेचर है। इसको हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन या स्यूडो फर्टिलाइजेशन या ट्रोपो मिक्सिंग बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, हो सकता है नेक्स्ट टाइम अगर आपसे पूछ ले कि ट्रिपल फ्यूजन में क्या होता है, या प्राइमरी एंडोस्पर्म की क्या डिप्लॉइडी कंडीशन है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। तो कुल मिला के क्या हुआ, दो टाइप का फ्यूजन हमें देखने को मिला, एक हमें सिनगैमी देखने को मिली, एक हमको ट्रिपल फ्यूजन देखने को मिला इन द एम्ब्रियो सैक में हुआ, और इस फिनोमिना को हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और ये इवेंट केवल और केवल फ्लावरिंग प्लांट में होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आगे के लिए याद रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए। फ्लावरिंग प्लांट का जो ये होता है ये आपका कैरेक्टरिस्टिक होता है। बाकी क्या होता है, 5 न्यूक्लियाई या 3 गैमेट्स आर इन्वॉल्व होते हैं इन द डबल फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे ये कहानी थी। अब इस क्वेश्चन में बहुत ही सिंपल आपसे पूछा गया है कि डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है। तो द सेम स्पर्म सेल फ्यूज विद द बोथ एग सेल एंड द सेंट्रल सेल, गलत बात। दो स्पर्म सेल्स थी, दो स्पर्म सेल्स फ्यूज विद द एग सेल, ये भी गलत हो गया। अब क्या हुआ था कि हमारे पास दो गैमीट था, मेल गैमीट था, यानी कि हम उसको स्पर्म सेल्स बोल सकते हैं, जिसमें से एक ने अलग फ्यूज किया, एक ने अलग फ्यूज किया। तो यानी कि वन स्पर्म सेल जो है वो एग सेल के साथ फ्यूज कर रहा है, जो कि ये प्रोसेस हमारी क्या हुई थी, सिनगैमी हुई थी। और दूसरा जो है वो सेंट्रल सेल्स के साथ फ्यूज कर रहा है, जो कि ट्रिपल फ्यूजन वाली स्टोरी हुई। तो यानी कि जो इसका राइट आंसर बन जाएगा वो आपका पहला बन जाए, सॉरी, तीसरा ऑप्शन जो होगा वो इसका राइट आंसर बनेगा। बाकी हमने यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन को भी बहुत ही शॉर्ट में मैंने आपको समझा दिया है। एटलीस्ट इतने की पॉइंट्स आप जरूर याद रखिएगा। सबसे पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है कि मेल गैमीट फीमेल गैमीट दोनों ही हैप्लॉइड होते हैं, जाइगोट हमेशा डिप्लॉइड होगा। इस प्रोसेस को हम सिनगैमी करेंगे, सिनर्जिड जो होती हैं वो बस्ट होती हैं, तभी दो आपके दो मेल गैमीट निकलते हैं। इस प्रोसेस को हम सिनगैमी या जनरेटिव फर्टिलाइजेशन कहते हैं। दूसरा स्टेप में आपका स्यूडो फर्टिलाइजेशन होता है, जिसमें आप याद रख सकते हैं स्यूडो की स्पेलिंग में भी पी आता है, तो यहाँ पे बनेगा क्या, पी बनेगा, ठीक है। स्यूडो याद रख लो, स्यूडो फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है, ये भी पी से है। और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बोलते हैं, जो कि आपका ट्रिप्लॉइड इन नेचर होता है। पेन जो है ये आपका ट्रिप्लॉइड है, सेकेंडरी न्यूक्लियस जो होता है वो आपका डिप्लॉइड होता है, ये आपका सेंट्रल सेल इन्होंने बोल दिया है, जो कि मेल गैमीट से फ्यूज करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो आपकी फ्लावरिंग प्लांट्स होती हैं उसी में ही केवल आपको डबल फर्टिलाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। तो यहां तक कहानी आपको समझ में आ गई होगी।
इसके बाद एक क्वेश्चन जो आपका और पूछा गया है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो इज द इनकरेक्ट, आपको बताने हैं। तो बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं जो कि मैंने आपको फॉस्फोलिपिड और बायोमेम्ब्रेन एंड ट्रांसपोर्ट लिटिल बिट जो मैंने आपको पढ़ाया था, और इवन ये कहानी को हमने जो थोड़ा सा स्टार्ट किया था, हालांकि इसको पूरे अंत रूप में तो नहीं ले गया मैं, बट जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था ब्रूस अल्बर्ट से, वहां पे मैंने आपको पढ़ाया था। तो वहां से इस क्वेश्चन के 3-4 आपके मोटे मोटे स्टेटमेंट्स हैं जो आपको उससे कहानी सॉल्व हो जाएगी। तो पहला स्टेटमेंट है कि 3 कॉमन टाइप ऑफ द मेम्ब्रेन के लिपिड होते हैं जिनको हम कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, फॉस्फोलिपिड या ग्लाइकोलिपिड। तो बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने मेम्ब्रेन के पार्ट में, मेम्ब्रेन के चैप्टर में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे फॉस्फोलिपिड ग्लाइकोलिपिड पढ़ते हैं। ठीक है। फॉस्फोलिपिड की हमारी बाइलेयर होती है, याद आ गया होगा। कोलेस्ट्रॉल आपका बीच बीच में होता है जो मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को इनहिबिट करता है, बहुत सारे रोल करता है। और ग्लाइकोलिपिड्स भी जो होते हैं वो प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होगा ये मेरा ट्रू हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है कि फॉस्फोग्लिसराइड जो होती है उसमें एक ग्लिसरॉल की बैकबोन होगी, जो कि नाम से स्पष्ट है, ग्लिसराइड है तो ग्लिसरॉल होगा ही। 2 फैटी एसिड की चेन होती है और एक फॉस्फोराइलेटेड अल्कोहल होता है। तो यानी कि ये स्टेटमेंट भी मेरा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। मोस्ट फॉस्फोलिपिड एंड ग्लाइकोलिपिड जो होते हैं वो बाई मॉलिक्यूलर सीड्स बनाते हैं रादर देन माइसिल्स इन द एक्वस मीडिया। तो बिल्कुल सही बात है, जो मैंने अभी आपको बताया कि जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, मेम्ब्रेन जब आप पढ़ते हैं तो वहां पे जो आपका बाई लेयर मॉडल होता है वो इन्हीं से मिलके बनता है। तो यानी कि ये सारे स्टेटमेंट्स जो है वो मेरे ट्रू हो जाते हैं। अब फोर्थ स्टेटमेंट ही बचता है जो मुझे लग रहा है गलत है। अब इसमें भी क्या है कि उन्होंने बोला है कि द कॉमन अल्कोहल मॉइटीज जो होती हैं फॉस्फोग्लिसराइड्स में, आपकी ग्लिसरॉल हो सकती है, आइनोसाइटॉल, कोलिन, इथेनोलामाइन। बिल्कुल सही बात है, इन सारी चीजों को हमने पढ़ा था। लेकिन टायरोसिन का नाम नहीं आता है। ठीक है। हालांकि यहाँ पे सारी चीजें में अगर आप देखेंगे तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, बट टायरोसिन में भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप पसंद है, प्रेजेंट है। और यहीं पर इन्होंने एक पॉइंट रख के इस क्वेश्चन में हेराफेरी किया है कि आपको टायरोसिन जो कि एक आपका अमाइनो एसिड है, एरोमेटिक अमाइनो एसिड है, जो कि आपको इस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल में या इस पर्टिकुलर चीज में आपको देखने को नहीं मिलता है। तो यानी कि जो इसका राइट आंसर मेरा निकल कर आएगा वो मेरा कौन सा हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन जो होगा वो मेरा करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पे ट्रैक किया। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है ये भी आपका, अगर आप इवोल्यूशन इकोलॉजी पढ़े होंगे तो आप बहुत अच्छे से करेंगे, और नहीं भी पढ़े हैं तो भी कुछ एक टर्मिनोलॉजी मैंने आपको बताया था उसके बेसिस पर भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कह रहा है कि जो कि बहुत ही आसान मैं कहूंगा भाषा में, कि 2 पॉपुलेशन ऑफ द स्क्वायरल है जो इवॉल्व हो रही है अक्रॉस 2 रीजन सेपरेटेड बाय द लार्ज जियोग्राफिकल बैरियर है। मतलब 2 डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे स्क्वायरल जो है वो अपना इवॉल्व हो रही है बहुत लॉन्ग पीरियड के बाद। दीज पॉपुलेशन आर रिप्रोडक्टिवली एंड जियोग्राफिकली आइसोलेटेड हो जा रही है। इस एग्जाम्पल को हम क्या बोलेंगे। तो बायोलॉजी में जो आपका टर्मिनोलॉजी चलता है, जैसा कि मैंने आपको, जब आपने को मैंने ग्राफ्ट रिजेक्शंस पढ़ाया था, ग्राफ्ट्स की बात आई थी जब आपका मैंने जब मैंने आपको इम्यूनोलॉजी पढ़ाई थी, वहां पे हमने सिन ग्राफ्ट, ठीक है, एलोग्राफ्ट, इस तरीके के वर्ड के इस्तेमाल किए थे, जीनोग्राफ्ट के वर्ड के इस्तेमाल किए थे। और ये जो टर्मिनोलॉजी होती है ये आप जब पॉलिनेशन पढ़ते हैं प्लांट में, वहां पर भी आपको देखने को मिलेगा कि आपको जीनोगैमी देखने को मिलेगा। ठीक है। और जिक्टोनोगैमी है, एलोगैमी है, सिनगैमी है, तो इस तरीके का वर्ड होता है। तो सिन या सिम जो होता है वहां पर जो कहानी होती है, अगर सेम स्पीसीज में हो रही है तो उसको सिम बोलते हैं। अगर जब भी हम 2 डिफरेंट जीनस या स्पीसीज की बात करते हैं बेटा, ठीक है, 2 डिफरेंट पॉपुलेशन की बात करते हैं, तो वो हमारा एलो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। जो टर्मिनोलॉजी होती है एलोपैट्रिक वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है। सिम्पैट्रिक अगर वो सेम होती तब हम सिम्पैट्रिक कहते। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर बनेगा वो एलोपैट्रिक होती है। 2 डिफरेंट जब जीनस हो जाते हैं या स्पीसीज हो जाती हैं, यहाँ पर तो पॉपुलेशन में डिफरेंस था तो हमने एलो वर्ड का इस्तेमाल किया, नहीं तो फिर वहां पे जीनो वर्ड का भी इस्तेमाल होता है। तो ये टर्मिनोलॉजी से आप ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर निकल कर आएगा वो आपका एलोपैट्रिक होगा। ठीक है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जैसा कि मैंने अभी इस टर्मिनोलॉजी में भी मैंने आपको बताया था, आटो सिन जिम सॉरी जीनोगैमी, उसी के रेफरेंस में ये क्वेश्चन आपसे और आसान पूछा गया है कि आटोगेमी क्या बताता है। तो आटोगेमी में क्या होता है, जब आप पॉलिनेशन प्लांट में पढ़ते हैं तो जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है उसको हम आटो बोलते हैं, नाम से ही स्पष्ट है। सेल्फ अबॉर्शन होगा नहीं, फ्लावर फॉलिंग होगा नहीं, क्रॉस पॉलिनेशन होगा नहीं। बाकी क्रॉस पॉलिनेशन को क्या बोलते हैं ये आपका होमवर्क है, ये आप हमको बताएंगे कमेंट सेक्शन में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बहुत बढ़िया पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंश्योर स्टेबल बाइंडिंग ऑफ द आरएनए पॉलीमरेज एट द प्रमोटर साइट। कौन सा ऐसा मेन
जो है आरएनए पॉलीमरेज को प्रमोटर रीजन पे बाइंड करने में हेल्प करता है। तो इसका जो बहुत बढ़िया आंसर है, जो कि आपका ऑप्शंस में भी इन्होंने कंफ्यूज नहीं किया है, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो आपका सिग्मा फैक्टर होगा। बहुत सारे सिग्मा होते हैं, सिग्मा 70 होता है, सिग्मा 54 होता है, इसी तरीके से और भी आपके सिग्मा होते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये आपका होमवर्क है, मैं नहीं बताऊंगा कि सिग्मा 70 का क्या रोल है, सिग्मा 54 का क्या रोल है। बेसिकली क्या होता है, जो आपका आरएनए पॉलीमरेज होता है उस वो पूरा आपका एक क्या होता है, होलो एंजाइम होता है। उसमें आपका जब वो सिग्मा फैक्टर से बाइंड करता है तब होलो बन जाता है। सिग्मा का काम यही होता है कि वो क्या करता है, प्रमोटर साइट को क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो आपका सिग्मा फैक्टर हो जाएगा। ग्लाइकोसाइलेज जो है ये आपने बेस एक्सिशन रिपेयर पाथवे में पढ़ा होगा। रेक ए जो है रिकॉम्बिनेज प्रोटीन है, जब रिकॉम्बिनेशन होता है। और डीएनए फोटोलाइज जो होता है ये भी आपका रिपेयर सिस्टम में इन्वॉल्व होता है, डायरेक्ट रिपेयर सिस्टम आप कह सकते हैं, वहां पर ये आपकी भूमिका निभाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आसान क्वेश्चन पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम डोनर सच एज एनएडीएच एंड एफएडीएच से ऑक्सीजन में होता है, ये आपको कहां पे देखने को मिलता है। तो सबसे पहली बात, आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन, जो कि आपको मैंने बताया है कि आपकी इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में आपको देखने को मिलती है। नहीं याद होता है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का ई उठाना, ठीक है, ई अल्फाबेट उठा लेना और इनर को आज से ई पढ़ना शुरू कर देना, गलत नहीं होगा। इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शंस में जाओगे तो केवल और केवल यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया मुझे इस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। इस ऑप्शन में जो मुझे देखने को मिल रहा है, यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रख दिया है, तो इसका कोई रोल ही नहीं होगा। अब यहाँ पे बच्चे थोड़े से कंफ्यूज होंगे कि यार इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन जैसा कहानी तो हमको क्लोरोप्लास्ट में भी देखने को मिलता है, तो क्या हम ये ऑप्शन लगा दें कि ऑर्गेनेलर मेम्ब्रेन जहाँ पे एटीपी सिंथेस की एक्टिविटी होती है। नहीं लगा सकते हैं बेटा, क्यों नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने जो इलेक्ट्रॉन डोनर की बात की है वो एनएडीएच की बात की है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर यहाँ पे चूंकि जब आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जब आप क्लोरोप्लास्ट में पढ़ते हैं, तो चूंकि मैंने आपको बता रखा है कि वहां पे जो स्टोरी आपकी बनती है या जो कहानी होती है वो आपका एनएडीपीएच से स्टोरी जाती है। ठीक है, तो ये कहानी आपको याद रखनी पड़ेगी। तो यानी कि इस ऑप्शन में क्लोरोप्लास्ट आपका नहीं होगा और एफएडीएच2 भी वहां पे इन्वॉल्व नहीं होता है। तो ये दोनों ही स्टोरी जो होती है ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया के लिए होती हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी मैंने आपको बता रखा है कि फोटोसिंथेसिस की स्पेलिंग में भी पी आता है। कोई भी आपको कंफ्यूजन ना हो तो पी को पी से जोड़ लीजिएगा। फोटोसिंथेसिस के केस में आपको जितनी स्टोरी आपको देखने को मिलेगी वो आपको एनएडीपीएच का रोल, वहां पे जो आपका रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है या रिड्यूसिंग पावर का जो काम करता है वो आपका एनएडीपीएच होता है। तो यानी कि जो इसका राइट आंसर निकल कर आएगा मेरा, वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया होगा। बहुत सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन में ऑर्गेनेल मेम्ब्रेन लगाया था, एटीपी सिंथेस, तो वो ऑप्शंस जो होंगे वो आपके गलत होगा। उसका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम फॉर्म्स अ केमिकल मीडिएटर दैट आर इन्वॉल्व इन द मैकेनिज्म ऑफ पेन ड्यूरिंग इन्फ्लामेशन। तो पेन में कौन इन्वॉल्व होता है, बहुत ही आसान है, कॉपी में नोट डाउन कर लेना। बाकी ऑप्शन में भी इन्होंने कंफ्यूज नहीं किया है, चूंकि यहाँ पे जो बोला है कि अगर आप मैं बात करता हूँ बी सेल का एक्टिवेशन, तो ये आपकी इम्यूनोलॉजी से रिलेशन हो जाएगा। बी सेल एक्टिवेट हो जाएंगी तो क्या ही कर लेंगी, एंटीबॉडी का सिक्रीशन करेंगी, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। प्लाज्मिन से आपके फाइब्रोलिटिक सिस्टम्स जो कंटेंट निकल रहे हैं, तो अगर आप इसको भी अगर आप याद करोगे तो फाइब्रोलिटिक जो होते हैं ये आपके ब्लड क्लॉटिंग्स वगैरह में फाइबर्स बनाने में इस्तेमाल होते हैं, उसका रोल नहीं होगा। इसके बाद एक्टिवेटेड ब्लड क्लॉटिंग कैस्केड, तो ब्लड क्लॉटिंग में भी आपका मैकेनिज्म ऑफ द पेन ड्यूरिंग इन्फ्लामेशन नहीं होता है। इसके लिए जो आपका केमिकल है वो आपका ब्रेडिकाइनिन सिस्टम जो होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आगे से आप याद रखेंगे ब्रेडिकाइनिन यानी काइनोजन जो होगा वो आपका पेन मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होता है। अपनी कॉपी में अलग से नोट डाउन कर लीजिएगा और बाकी चीजों को भी नोट डाउन कर लीजिएगा कि उनका कहाँ कहाँ पे क्या क्या रोल है। इसके बाद इनिबिटर, जो कि मैंने कल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन पढ़ाते समय मैंने आपसे चर्चा किया था कि जितने भी आपके इनिबिटर्स हैं, चाहे वो रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, उसको याद कर लेना। वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि एरिथ्रोमाइसिन जो एक इनिबिटर है वो कैसा है, उसका मोड ऑफ एक्शन है। तो इसका जो मोड ऑफ एक्शन होता है वो आपका 50s सब यूनिट पे बाइंड करता है और ट्रांसलोकेशन को इनिबिट करता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आपके जितने भी इनिबिटर्स हैं वो आप याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। ठीक है, और रिमेनिंग ऑप्शंस में भी कोई ना कोई एंटीबॉडी जो सॉरी कोई ना कोई एंटीबायोटिक जो होगा वो फिट हो रहा होगा। तो ये आपका होमवर्क है कि आप ये बताएंगे कि ये प्री मैच्योर चैन टर्मिनेशन आपको कौन सी एंटीबायोटिक करता है, पेप्टाइड ट्रांसफरेज को कौन इनिबिट करेगा। ठीक है, और यही पेप्टाइड ट्रांसफरेज अगर मैं प्रोकैरियोट्स की बात कर लूं तो वहां पे कौन सा एंटीबायोटिक इनिबिट करेगा। इसी तरीके से ये आपका जो होगा बेटा वो आपका होमवर्क होगा, तो ये आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। और एरिथ्रोमाइसिन और जितने भी तरीके का ये आपका कंटेंट है, ये आपका
मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपका लिख दे रहा हूँ। ठीक है, किसी ना किसी एग्जाम में आपको किसी ना किसी रूप में जरूर सामना होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो